इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। ये ऑफर डॉलन्स की वसी रेंज पर दस्तयाब है। डॉलन्स एंड यू, मेकिंग पाकिस्तान प्राउड। नवाज शरीफ 15 जून को 11 बजे जुडिशल एकेडमी में मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। ये हमारे मुल्क की जमहूरियत की बलूगत का निशान है। जिस मुल्क ने 4 आमरीतें देख रखी हैं, उस मुल्क में वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करता एक JIT के सामने, जिसमें बहुत वजीर आजम से बहुत निचले दर्जे के सरकारी एहलकार जो है वो उनसे बात करेंगे। और नवाज शरीफ तो पेश होंगे ड्रामा करने के लिए। 3 महीने से हमारे कान पक गए सुन सुन के 3 पुश्तों का हिसाब दे दिया, एक कागज नहीं दिया। और ये कहना कि जनाब नवाज शरीफ बहुत बड़ा कोई एहसान कर रहे हैं, JIT के सामने आना, नवाज शरीफ मुजरिम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज से 2 रोज बाद पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम होने जा रही है। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क के पहले वजीर आजम होंगे जिनको अपने खानदान पर लगने वाले मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की सफाई देनी होगी, वो भी मुश्तरका तहकीकाती टीम के रूबरू। JIT ने वजीर आजम को पनामा तहकीकात से जुड़ी मुतल्लका दस्तावेजात भी साथ लाने का कह दिया है। याद रहे, ये वही मुश्तरका तहकीकाती टीम है जिस पर वजीर आजम के साहिबजादे हुसैन नवाज, नेशनल बैंक के सदर सैयद अहमद और वजीर आजम के कजन तारिक शफी अपने तहफ्फुजात का इजहार कर चुके हैं। तहकीकात के दौरान इम्कान है कि अपने साहिबजादों की तरह वजीर आजम नवाज शरीफ को भी कानूनी रसाई मुहैया नहीं की जाएगी। इस तारीखी दिन को कानूनी और सियासी अहमियत जो है उसकी क्या होगी, ये जानने के लिए हमारे पास एक मोअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं मेंबर कौमी असम्बली मियां जावेद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रही हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, अवामी नेशनल पार्टी से शरीक हैं सेनेटर शाही सैयद साहब, और कराची से हमें ज्वाइन किया है PTI के रहनुमा जनाब फैसल वाडा ने। इस मामले पर कानूनी नुक्ता नजर के लिए मैंने बात की पनामा केस में वजीर आजम के खानदान के वकील और सीनियर कानूनदान जनाब सलमान अकरम राजा से। और अगर आप सबकी इजाजत हो तो सबसे पहले कानूनी नुक्ता जानते हैं। मैंने उनसे पूछा कि वजीर आजम से तफ्तीश किस तनाजुर में होगी। उन्होंने कौमी असम्बली में अपनी तकरीर में वाजे कर दिया था कि किसी भी कंपनी के वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है। तो JIT जब तफ्तीश करेगी तो उसका दायरा इख्तियार क्या होगा और किस मामले पर उनसे पूछताछ होगी, देखिए वो क्या कहते हैं। देखिए, दायरा कार तो कुछ भी हो सकता है, उस पर कोई कदगन नहीं है, लेकिन अगर वज़ीर आज़म साहब किसी मामले से मुंसलिक नहीं रहे, वो अगर सियासत में रहे हैं और कारोबारी मामलात से दूर रहे हैं, और अगर यही वो मौक़िफ़ अपनाते हैं तफ्तीशकारों के सामने, तो फिर JIT पे होगा कि वो कोई ऐसा मवाद पेश करें जिसमें इससे मुख्तलिफ कोई सूरत हाल नज़र आती हो। और अगर ऐसा कोई मवाद उनके पास नहीं है तो फिर जो वज़ीर आज़म साहब की पोजीशन होगी वही पोजीशन उनको अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट में बयान करना होगी, और यही सूरत हाल अदालत के सामने आएगी। और यही वो सूरत हाल है जो पहले भी 5 मेंबर बेंच के सामने बयान की गई कि वज़ीर आज़म साहब सन 1980-81 से सियासत में हैं और किसी कारोबारी मामले से उनका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं रहा, लिहाजा उनके इल्म में भी वो मामलात नहीं हैं जो उनके वालिद साहब या जो उनके साहबजादे जिनमें वो शामिल रहे। लिहाजा कारोबारी मामलात के हवाले से वज़ीर आज़म साहब के मौक़िफ़ को रिकॉर्ड करना होगा, मानना होगा, मासवाए ये कि JIT के पास इससे हटकर कोई मवाद हो जो वो उनके सामने रख सकें। सलमान साहब, वजीर आजम ने कौमी असम्बली के ऐवान में जो तकरीर की उस हवाले से कम जजों 2 जज जो है उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने सच से काम नहीं लिया। तो क्या JIT का इख्तियार है कि वो आर्टिकल 62-63 के तहत तायुन कर सकती है कि वजीर आजम ने सच से काम नहीं लिया? देखिए, JIT जैसा कि मैंने अर्ज किया, सवाल तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन कानून के तहत, आइन के तहत अगर वजीर आजम साहब की तकरीर जो नेशनल असम्बली में की गई उसको
इस्तेकाक हासिल है, प्रिविलेज हासिल है कि उसकी बुनियाद पे कोई मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता, उसकी बुनियाद पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, तो फिर उनके सवालात उस तकरीर के हवाले से कुछ भी हों, बिलाखिर उनका कानूनी असर कुछ नहीं होगा। और ये पोजीशन जो है मैं समझता हूँ मेजॉरिटी ने, 3 मेंबरों ने, 3 जज साहिबान ने कबूल की है कि आइन के आर्टिकल 67 के तहत जो है वजीर आजम साहब को या किसी भी MNA को या सेनेटर को फ्लोर ऑफ द हाउस पे की गई तकरीर के हवाले से ये इस्तेहकाक हासिल है कि उस तकरीर के हवाले से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई अमल में ना लाई जाए। देखिए, वो कानून तो ना बनाना मुल्क का, कानून तो वही है जो अक्सरियत की जजमेंट है। अक़लियती फैसले आते रहते हैं, उनकी अहमियत यही है कि एक जज साहिबान, एक फाजिल जज की वो राय है, लेकिन वो मुल्क का कानून नहीं बनते। मुल्क का कानून वही है जो अक्सरियती फैसला है। चलें, ये तो एक लीगल पॉइंट हो गया। रुबीना खालिद साहिबा, आपकी जानिब सबसे पहले आऊँगी, चूँकि इसका सियासी तनाजुर भी होगा। एतजाज़ एहसन साहब ने तो ये कह दिया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो एक ड्रामा लगेगा, मगर जो तस्वीर आपको मालूम होगा कि जो तस्वीर हुसैन नवाज साहब की जो लीक हुई थी, उसके बारे में भी तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा हुई है। ना उसके अंदर नाम किसी का लिया गया है, सिर्फ ये बताया गया है कि जी कोई था जिसने लीक की और उसको वापस अपनी ऑर्गेनाइजेशन भेज दिया गया। ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम नहीं लिया जा रहा। डरपोक है क्या JIT, क्या नाम नहीं लेना चाह रही, या किसी इदारे को छुपाया या जैसे कहते हैं प्रोटेक्ट किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो है ये मुनज़्ज़े कि ये चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है जी, अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का केस होता तो शायद इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती। अभी मैं आपकी जब बातें सुन रही थी और बहुत सारे लोगों की मैं TV पे बहस सुनती हूँ, बल्कि PTI के दोस्तों की भी बात सुनती हूँ कि पहली दफ़ा हमने बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट की और एक सिटिंग वज़ीर आज़म ला के कटहरे में खड़ा किया है, ये हमारी बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है। मेरी सबसे ये वो इस्तदा है कि भाई आप क्या सबके मेमोरीज बहुत शॉर्ट हो गई हैं क्या भूल गए हैं सब कि यूसुफ रजा गिलानी साहब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी कटहरों में जाके खड़े होते रहे हैं। कोई ऐसी नई बात इस मुल्क पे नहीं होने जा रही, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी जो है उसके सबसे पहले उनके सामने, लेकिन चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम अगर होता तो शायद हालात बहुत फर्क होते। अभी तक तो पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता, लेकिन चूंकि ब्लू आइड लोग हैं उनकी जब होती है बात तो शायद वो बहुत बड़ी लगती है। और किसके ब्लू आइड बॉय हैं? अपने ही ब्लू आइड बॉय हूँ खुद तो ये बात है कि वो इनको बड़े अजीब लग रहा है ये सारा कुछ। तो हम तो सारे इस मरहलों से, बहुत इससे बड़े बड़े मरहलों से, हमारे वजीर आजम बीबी शहीद भी गुजरी हैं, भुट्टो शहीद भी गुजरे हैं, तो इतनी कोई अजनबी की बात हमारे लिए कम से कम नहीं है। एक रूटीन जमहूरियत के लिए इंक्वायरी है, समझती हैं अच्छा कदम है। मैं तो समझती हूँ शायद ये जो जमहूरियत के लिए मज़ीद इस्तेकामत लेकर आएगी ये चीज़। अच्छी अकाउंटेबिलिटी अगर शुरू हो जाती है, और अकाउंटेबिलिटी जब ये अवाम और पाकिस्तान के लोग ये समझ लें कि कानून से मावेरा, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। कानून अगर क्योंकि हम वज़ीर आज़म साहब के बेटे की इंटरोगेशन पे बहुत हाँ, वो जो तस्वीर लीक हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, वो गलत था, लेकिन तरीक़ेकार तफ्तीश यही होता है और बहुत बुरा होता है। इसके अलावा भी आपने मतलब मैं आपको एक जाते जाते ये बताऊं कि जिस तरह उनके बेटे हुसैन नहीं, ये हमारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे को भी आपकी वो तस्वीरें तो कहीं दूर नहीं गई, आप अभी कहीं अपने आर्काइव्स में से देख लें कि उनको बालों से पकड़ के वो गाड़ी में बिठा रहे हैं, तो वो भी वजीर आजम का ही बेटा था। हाँ। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत जो है वो आउट ऑफ द वे कोई बात। ठीक है, मगर फैसल वाडा साहब, चूंकि आपकी पार्टी ज्यादा शोर मचाती रही है तो आपसे ही पूछ लेती हूँ। आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि क्या ये करप्शन के खात्मे की ड्राइव है या ये वजीर आजम को हटाने की ड्राइव है? तो क्या आप लोग, आर यू रियली टारगेटिंग करप्शन और आर यू टारगेटिंग द प्राइम मिनिस्टर? सर बहुत शुक्रिया मुनीजा साहिबा। मैं थोड़ा सा आपको पस मंजर बता दूं कि देखें जी, सबसे पहले तो जो इल्जामात हैं उसमें जनरल जिलानी से लेकर ज़िया-उल-हक साहब से लेकर नवाज शरीफ साहब की सियासत से लेकर फिर आप आ जाए 97 के हमले पे नवाज शरीफ साहब मौजूद, 4 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के झगड़े
उसमें नवाज शरीफ साहब मौजूद, हुदैबिया पेपर मिल्स नवाज शरीफ साहब मौजूद, कर्जों की माफी के ऊपर नवाज शरीफ साहब मौजूद, डॉन लीज के अंदर नवाज शरीफ साहब हिस्ट्री के बारे में तो सब कुछ पता है, यहाँ पे लोग जो हैं जो प्रोग्राम भी देखते हैं उनको सब मालूम है, मगर आप इसके पर भी कुछ रोशनी डालें या आपकी पार्टी का मौकफ इस पे क्या है कि जो तस्वीर लीक हुई, चूंकि आप साफ चलते हैं, शफाफ चलते हैं, जो तस्वीर लीक हुई क्या उस बंदे का नाम आना चाहिए था और जो उस ऑर्गेनाइजेशन से वो मुंसलिक है उसका नाम आना चाहिए था? इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए मुनीजा साहिबा, एक तो तस्वीर लीक नहीं होनी चाहिए थी और अगर लीक हो गई तो कोई कयामत नहीं आ गई। यही वो फेडरल गवर्नमेंट थी जो डॉक्टर आसिम की 9-9 घंटे की वीडियोस रिलीज करी थी और किसी और ने तो ये लीक की नहीं है, आईबी ने लीक की है। और आईबी का नाम इसलिए ला रहे कि वो कंट्रोवर्सी नवाज शरीफ साहब के घर से शुरू होती है, आईबी उनका इदारा है, तो वो जो कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रहे हैं जेआईटी को। दूसरी तरफ बाइकआउट की बात हो रही है, कोई कसाई कह रहा है, कोई जेम्स बॉन्ड 007 कह रहा है, राना सलाउल्लाह साहब कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो हम नहीं मानेंगे, कौम नहीं मानेगी। झगड़े को थ्रेट करने के निहाल हाशमी साहब जान की धमकियां दे रहे हैं और जो जान की धमकियां सुप्रीम कोर्ट और जेआईटी को दे रहे हैं तो उसमें MRIS है तो आर्मी को भी दे रहे हैं, बाइकआउट की तरफ भी जा रहे हैं, मजलूम भी बन रहे हैं। लेकिन इसका हासिल मैं उम्मीद करता हूं कि जो पहले भी आज तक रहा है, मियां साहब का एहतसाब नहीं हुआ है और पंजाब का कभी एहतसाब नहीं हुआ है और सिस्टम से हमेशा वो निकल गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार कोई पॉपुलैरिटी टैक्टिक ना हो डॉन लीक्स की तरह और कुर्बानी सदके के बकरे और इनकी ना हो। आपकी आवाज जो है वो ड्रॉप हो रही है, तो फैसल वाडा साहब आपकी आवाज कुछ सही नहीं आ रही, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आवाज उनकी ठीक हो जाए। उतनी देर में शाही सैयद साहब से बात करती हूँ। शाही सैयद साहब, इन्होंने कहा कि जी एहतसाब हो रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब का हो रहा है और पंजाब का कभी एहतसाब नहीं हुआ, अब पंजाब का भी एहतसाब हो रहा है, क्या इसको इस तनाजुर में देखना ठीक होगा? सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ एक वक्त ऐसा था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ इसको भी अटक जेल में डाल दिया था और फिर जहाज सी 130 के साथ सीटों के साथ बांध करके जद्दा भी भेज दिया था। तो क्या वो मुश्किल काम था या वो गैर आईनी काम था या अभी जो उसको बुला रहा है जेआईटी वाले बुला रहे हैं? जेआईटी क्यों बुला रहा है वो तो जेआईटी को पता होगा, लेकिन जाहिर बात है कि वो इससे रिकन्फर्म करना चाहते हैं कि उसके बेटे ने जो स्टेटमेंट दिया वो सच है। उसके ऊपर क्या रहा है, उनको कोई लीकेज उसमें नजर आती है नहीं आती है? देखो जेआईटी होने, लेकिन ये वो जेआईटी नहीं है जो आपको लगे इन्वेस्टिगेशन वाले ने उसको बुलाया। ये इन्वेस्टिगेशन ने नहीं बुलाया, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जेआईटी बनी है। तो इसका ऊपर बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट, इसी सुप्रीम कोर्ट ने तो गिलानी को सीट से भी हटा दिया था। तो ये सारी चीजें हमारे मुल्क में हुई है, ऐसी कोई नई अजूबा नहीं है। आप भी क्या समझते हैं कि जेआईटी इस वक्त मुतनाज़े हो चुकी है? देखो ये माजरत इस वक्त नजूमी जो पाकिस्तान का नंबर 1 नजूमी है वो बड़ा परेशान है मुझे तो छोड़े। उसकी वजह ये है कि अगर ये जेआईटी अब जो भी रिपोर्ट आएगा उसको मैं भी से आपको कमेंट देता हूँ, अगर ये हुकूमत के खिलाफ आ गया तो ये नवाज शरीफ खुद चीखेंगे, देखो उन्होंने पहले बोला था कि हमारा इस पे शक है, हमने तो पहले बोला था और हमारे साथ और वावेला गन शुरू हो जाएगा। अगर ये उसके फेवर में आया, मुझे जो कि ज्यादा चांसेस फेवर के, उसकी वजह है कि हमारे एक मौके ये भी है कि इमरान खान और ये नवाज शरीफ दोनों मिले हुए एक खिलाड़ी है, ये मिले हुए, ये इसको क्लीन चिट दे देंगे। अगर यही जेआईटी इसको क्लीन चिट दे दे कि हाँ भाई इसका बेटा तो अमेरिका या बरतानिया नेशनलिटी ली है, उसने तो कोई जुर्म किया नहीं, वो तो पाकिस्तान में वहां तो फाइलर ही नहीं है, तो उससे तुम क्यों पूछते हो? तो कानून ये तो बिल्कुल बड़ी साफ हो गया। अगर ये साफ चिट मिल गया, एक मिनट अगर साफ चिट मिला तो इमरान खान चीखेगा कि देखो भाई हम यही जेआईटी जब इनको तंग करते हैं या तो पूछगछ करते हैं तो इमरान खान बोला बड़ा बेहतरीन है। इसी सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान ने क्या बोला था कि बहुत अच्छा है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बड़ी तारीफ हुई, इलेक्शन कमीशन की बहुत तारीफ हुई, जो फैसला उसके फर्जी का आएगा वो ठीक है, जो नहीं आएगा वो ठीक नहीं है। जो हुकूमत है उसकी मर्जी का फैसला आया तो जेआईटी ठीक है, नहीं तो जेआईटी ठीक है। तो आपका कहना ये है कि सभी इसके ऊपर सियासत खेलेंगे, जेआईटी का मिसाल उस माँ बाप का है जब रात को सोते हैं बाप बोलता है बारिश होगा, माँ बोलती है कि बारिश नहीं होगा, सुबह कभी बाप बुजुर्ग होता है कभी माँ होता है। अब मुझे चूंकि जावेद साहब के पास आना है, फिर मैंने वक्फा भी लेना है। जावेद साहब ये बताइए, मियां नवाज शरीफ साहब जुमेरात को जेआईटी की तहवील के अंदर होंगे, उधर पेश होंगे, क्या आपके वर्कर जाएंगे? चूंकि इमरान खान साहब का ये खदशा है कि अगर आपके वर्कर जाएंगे तो वहां पे वही सूरत हाल हो सकती है जो सजाद अली शाह की कोर्ट रूम के अंदर हुई थी बहुत साल पहले। मैं गुजारिश कर दूं कि तीनों मेहमानों का मैंने जवाब देना है, मुझे वक्त थोड़ा सा चाहिए होगा। गुजारिश ये है, हमारे पास सामने 2 रास्ते थे जी। एक तो था कि हम इस्तिस्ना जो हमें है उसको अवेल करते, दूसरा हमारे पास रास्ता था कि अदारों कौन सा इस्तिस्ना है?
कि आप JIT के सामने पेश ना हो? प्राइम मिनिस्टर के पास जो इस्तिस्ना था वो ना हमने कोर्ट में इस्तेमाल किया, ना JIT में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो लीगली आपके पास कोई इस्तिस्ना नहीं है। मेरे पास प्राइम मिनिस्टर के पास है। अच्छा, कोर्ट में जाने। अब आ जाए, दूसरा रास्ता हमारे पास ये था कि हम किसी तौर पर भी अदारों के एहतराम में जिस हद तक हमें बुलाया जाए हम जाएं, सो हमने वो रास्ता इख्तियार किया। ये बात अलग है कि कोई कहे कि हमने इतना जोर लगाया तो ये अदारों में पेश हुए, या हम ये नहीं कहना चाहते कि हम बड़े पवित्र हैं तो हम हर सूरत अदारों के एहतराम में चले गए। हम ये कहते हैं कि जमहूरियत मजबूत इसी तरह होगी अगर आप अदारों को आज़ाद खुद मुख्तार देखेंगे। इसमें कोई शक नहीं। अब जब आप जाएंगे रात को, क्या आप बड़े हजूम के साथ जाएंगे, वर्कर्स के साथ जाएंगे? जो इन्होंने सवाल उठाए हैं मुझे वो 2 मिनट दे दें। जी जरूर। एक इन्होंने कहा कि IB इनका अपना अदारा है, इन्होंने फैसल साहब ने कहा बाकी अदारे भी जो हैं वो भी पाकिस्तान के हैं और हमारे हैं। अच्छा। तीसरा इन्होंने एक बात की, बार बार जो हो रही है बात एहतसाब की। जब कि इस मुल्क में जिसने इस रियासत के लिए कुछ किया, इस पाकिस्तान के लिए कुछ किया, उनका एहतसाब उस वक्त होता आया है। और ये एहतसाब प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी हुआ। ये लियाकत अली खां कत्ल हो गए, उनके कातिल आज तक नहीं मिल सके। ये एहतसाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी होता आया। और 2.5 साल बाद कभी मोहतरमा के जरिए नवाज शरीफ का एहतसाब होता रहा और कभी नवाज शरीफ के जरिए। अब आ जाए आखिरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से एहतसाब किसका नहीं हुआ? एहतसाब नहीं हुआ शौकत अजीज का, एहतसाब नहीं हुआ मोइन कुरैशी का। एहतसाब कर सकते थे ना, शौकत अजीज का आप एहतसाब कर सकते थे, आप मुशर्रफ साहब का एहतसाब कर सकते थे। अब भी कोई इलेक्टेड जो बॉडी है या कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब हुआ, उन सियासतदानों का जो इस पाकिस्तान के लिए कुछ करते आए हैं उनका। और मैं मियां जावेद साहब मुझे वक्फा लेना है। एक सेकंड के लिए ये मैं बात क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं अगर पाकिस्तान में CPEC मनसूबा, अगर गवादर बंदरगाह, अगर बिजली के कारखाने, अगर पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा न होता तो नवाज शरीफ के खिलाफ कोई लीक्स ना होती, कोई प्रामा लीक ना आती, कोई दूसरी तीसरी ना होती। सिर्फ वजह यह है कि आलमी फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए इन जैसे लोगों को कंधे इस्तेमाल मियां जावेद साहब, अब मुझे अलाउ करिए, मुझे एक वक्फा लेना है। मगर मियां जावेद साहब ने एक बात तो बिल्कुल ठीक की कि सियासतदान ही एक दूसरे का एहतसाब करते रहे हैं। ये बुरी रवायत एक शुरू हुई थी, उम्मीद करते हैं खत्म होगी। मगर फिर दूसरी तरफ उन्होंने बैनुल-अक़वामी कुव्वतों के ऊपर भी फिंगर पॉइंटिंग कर दी। तो क्या हम एक दूसरे का एहतसाब करते हैं या बैनुल-अक़वामी कुव्वतों की साजिश थी, अल्लाह जानता है। वक्फे पे चलते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जुमेरात को वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ JIT के सामने पेश होंगे और PMLN की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कारकुन जाएंगे। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि अगर PMLN के कारकुन आएंगे तो PTI के कारकुन भी आएंगे सुप्रीम कोर्ट का दफा करने। तो ऐसा लगता है कि मामला तसादुम की तरफ जाएगा जुमेरात को। क्यों रुबीना साहिबा, आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, जो बातों से इनके पता चल रहा है तो ये मामला जो है ये बिगाड़ की तरफ लेकर जा रहे हैं और इसकी जिम्मेदार मैं समझती हूँ कि दोनों जमातें होंगी। खुदा ना करे अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन पैदा होती है, क्योंकि अभी ब्रेक में हम ये बात कर रहे थे कि सियासत में हमें भी बहुत उम्र हो गई है। लोग लेकर आए जाते हैं, लोग अपनी मर्ज़ी से इस्लामाबाद तक चल के नहीं आते। हमारे वर्कर्स को जब तक इंडिकेशन नहीं दी जाती, अपनी मर्ज़ी से कोई इंडिकेशन वर्कर नहीं करता कि वो आ जाए और इधर आके खड़ा हो जाए। तो इसका मतलब है अगर इस तरह के खदशात की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी इट इज इन द प्लानिंग ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स ये आते बिल्कुल नहीं। क्यों? देखो, तसादम चाहता कौन है, धमकियां कौन दे रहा है? 4 साल से इमरान खान धमकियां दे रहे हैं, सिविल नाफरमानी से अब खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर अपने लीडर के रोकने के बावजूद भी कुछ लोग चले जाते हैं। मैं अर्ज करता हूँ कुछ लोग अगर चले जाते हैं उसको अपने लीडर को देखने के लिए या उसकी तारीख पे, तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब को क्या तकलीफ है कि उस दिन वो कॉल करें? अच्छा, क्या वहां पहुंचे? तसादम कौन चाहता है? अच्छा, इमरान खान। अच्छा जी, देखिए ये देखें, बिल्कुल रियलिटी को फेस कर नहीं रहे। जो असल हकीकत ये है कि ये सब कुछ इनकी ईमा से होता है, इनकी मर्जी से होता है। ये जो डेली तमाशा लगता है, चले वो वर्कर्स को तो आप छोड़ दें, एक डेली तमाशा
तमाशा लगाया जाता है JIT के बाहर भी और उसके सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी, तो क्या वो भी जो है वो रोज देखने के जाते, अपने लीडर की बातें सुनने जाते थे? ये जो तरीके का नहीं, देखिए इस हद तक आ जाना कि आप डाइस के ऊपर लड़ें कि भाई डाइस जो है वो मेरा है, वो कह रहे नहीं मेरा है, तो आप ये कोई इनसे कोई बहुत अच्छा कोई तवक्को कर सकती हैं आप कि ये अपने वर्करों को ले आएंगे और वहां पे बड़े डिसेंट तरीके से खड़े रहेंगे और बिल्कुल भी एक दूसरे के खिलाफ। इनकी तो इंटेंशन हमें समझ में आ गई है। फैसल वाडा साहब, नियत दोनों तरफ से खराब है। हाँ, फैसल वाडा साहब, आपकी तरफ से भी इंटेंशंस, नियत आपकी भी ठीक नहीं है जुमेरात को। देखिए जी, हमारे ऊपर तो सारे किस्म के इल्जामात है, मेरे ख्याल से पनामा केस से लेकर डाके से लेकर भत्ताखोरी तक हम पे इल्जामात हैं। हमारे लीडर ने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली इंस्ट्रक्शंस पास कर दिए हैं और वो पूरे इंस्ट्रक्शंस पूरे पाकिस्तान में है कि हम किसी सूरत में कोई तसादुम करने नहीं जा रहे, ना हम वहां मौजूद होंगे। अच्छा, मुस्लिम आपके लीडर ने ये भी कहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून के वर्कर आएंगे तो हमारे वर्कर भी सुप्रीम कोर्ट का दिफा करने निकलेंगे। आपके लीडर का बकायदा बयान आया आज। जी, शायद आपको क्लियर कर दूं, अगर इन्होंने, मैं क्लियर कर दूं, उन्होंने उस सूरत में कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में 1997 जैसा हमला हुआ तो हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े होंगे। ठीक है जी, लेकिन अब मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ थर्सडे को इन्होंने क्या करना है, इन्होंने एक नून लीग की टीम खड़ी करनी है, फैसल वाडा साहब, खड़ी करनी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी तो मौजूद हैं, कुछ उनको भी मौका दें कि वो भी अपना काम करें और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें। आपको आने की क्या जरूरत है? काश कि आपकी मेरी बहन बात ठीक होती और कानून नाफिज करने वाले इदारे और बाकी इदारे भी कुछ कर लेते तो आज हम पाकिस्तान की सबसे बड़े करप्शन का केस लड़ रहे होते। अच्छा, फैसल वाडा साहब, सॉरी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आज JIT ने जो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराई है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं शरीफ खानदान के, उसके अंदर कुछ तब्दीलियां हो रही हैं और वो क्यों हो रही हैं, कौन कर रहा है? मियां जावेद साहब अब इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि हमारी बेबसी का आलम ये देखें कि हम चीख रहे हैं कि ये तस्वीर लीक कैसे हुई, हम चीख रहे हैं कि व्हाट्सएप पे नाम लिए जा रहे हैं, हम चीख रहे हैं कि जो गवाह हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं कि आप सारी जिंदगी जेलों में सड़ते रहो अगर वादा गवाह बन जाओ। कहते हैं कि आप रिकॉर्ड्स के अंदर टेम्परिंग कर रहे हैं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारी इतनी रसाई हो या हम इस तरह करना चाह रहे हो तो फिर अगर ये जो हम बेबसी का रोना रो रहे हैं, ये क्यों रो रहे हैं? मगर जो नैब है और बाकी दीगर इदारे हैं वो आपके मातहत नहीं। अच्छा, अब आ जाए जो आप बात कह रही हैं। मैं कहता हूं कि हमें ज़रूरत क्या है, इसलिए कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने 8-9 साल हमारा एहतसाब किया और तमाम अदारे उसके कंट्रोल में थे, यही चीज़ें थी ना, कोई नया बिजनेस नहीं आ गया, कोई नई चीज़ें वो मांग नहीं रहे, इन 7-8 सालों में हुआ कुछ नहीं है, तो पुराना सारा रिकॉर्ड जो वो छान रहे थे, अगर परवेज़ मुशर्रफ को नहीं नजर आया, कोई बेज़ाब्तगी नजर नहीं आई, कोई करप्शन नजर नहीं आई, तो अब हमें चेंज करने की जरूरत। मगर वो 4 फ्लैट तो भी नजर आए हैं ना। फैसल वाडा साहब, आप क्या कहेंगे? परवेज़ मुशर्रफ को इल्म नहीं था उसका? नहीं, पैनामा में सामने पहले आए ना। जी फैसल वाडा साहब, देखिए मुनीजा साहिबा, देखिए टेक्निकलिटीज को देख लेते हैं ना। पहले तो ये फ्लैट्स को मानते नहीं थे, फिर इन्होंने फ्लैट्स को एडमिट कर दिया, फिर इन्होंने मनी ट्रेल देने से इनकार कर दिया और कहा कतरी शहजादे का खत है। कतरी शहजादे का खत सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया, तो ये आज मनी ट्रेल कहां से लाएंगे? और अगर इतनी कंट्रोवर्सी, तो इतनी बातें और परेशानियां हो रही हैं और थर्सडे को मैं कोलिजन देख रहा हूं, क्राइसिस देख रहा हूं, तो सबसे बेस्ट ये कि इस JIT को पब्लिकली ओपन किया जाए। जब FBI का चीफ दे सकता है सारी डिटेल्स ऑन एयर, तो हमें और आपको कोई शुबात हो ना इनको हो। और जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर के होते हुए हर्डल्स आएंगे, डिफिकल्टीज होंगी, वो हो रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टेक्निकल साइड जो है नीलसन और नेल्सन के लिए अगर पावर अटॉर्नी नहीं देते तो उसको ट्रैक कैसे करेंगे? नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर मैं और फर्दर डिबेट पे चला जाऊं तो स्टैंप ड्यूटी किसने पे की लंदन के फ्लैट्स की, कौन उसका मैनेजिंग एजेंट है, किसने वैल्यूएशंस की हैं, उस टेक्निकलिटीज को कैसे प्रूव करेंगे? वहां एक मैकेनिज्म है पैनामा के अंदर रजिस्टर करने का, स्टैंप ड्यूटी पे करने का। अगर गिफ्ट भी है, अगर वो डीड भी है, वो भी रजिस्टर होती है, उसकी वैल्यू उस टाइम पे इवैल्यूएटर्स करते हैं, उसके बाद उसकी सर्विसिंग एजेंट होते हैं, मैनेजिंग एजेंट्स अलग होते हैं। तो ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में लेके जा रहे हैं।
सीधा सीधा पाकिस्तानियों के मुंह पे मारे मनी ट्रेल ये है जी, चैप्टर क्लोज करें और जीआईटी को ओपन करें ताकि ये तस्वीर का मसला ना हो। और जब तक इस मुल्क में अदल डिफरेंट नहीं होगा, प्रॉब्लम ये मुनीर साहब। अच्छा फैसल वाडा साहब, रुबीना खालिद साहब पूछ रही है हमारे मुंह पे क्यों कोई चीज मारे, मगर ये मियां जावेद साहब भी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ बार बार बात करें, एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा, एक सेकंड दे दीजिएगा मुनीर साहब। जिस पे पाकिस्तान पे कोई इल्जाम होता है उसके बेड़ियां और हथकड़ियां लगती हैं, उनको 2-2 साल 6-6 8-8 साल इंसाफ नहीं मिलता। इस जीआईटी की लीक होने में तस्वीर में ऐसा क्या तूफान आ गया, नहीं होनी चाहिए थी। वो लेटर पैड के साथ बैठे, टिश्यू बॉक्स साथ है उनके, एयर कंडीशन कमरा है, उनकी कोई तस्लील नहीं हो रही है। वी वांट टू नो एज पाकिस्तानीज कि उस जीआईटी में डिस्कशन क्या हो रहा है, बिकॉज़ इट्स अबाउट एविडेंसेस। ओके फैसल जी। अच्छा, ये एक बड़ा शोर उठता है और बड़ा ये खास तौर पर पीटीआई की तरफ से उठता है कि जनाब एहतसाब आज तक नहीं हुआ। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ अपनी बात कोई, कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एहतसाब उन लोगों का हुआ है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है। अच्छा, मैंने अब मुझे आप दोहरा चुके हैं, बाद में शाही सैयद साहब की जानिब आना चाहूंगा। अब एक चीज और, बार बार ये कहते हैं पीटीआई के लोग, ये कहते हैं कि पब्लिक होनी चाहिए चीजें सारी, ओपन होना चाहिए सारा। हम ये चाहते हैं, हम भी ये कहते हैं कि आए, अगर हमारा कुछ चीजें पब्लिक आप करते हैं जो हो रही है, हेयरिंग हो रही है, तो खुदा के लिए आपका फंड रेजिंग का जो मामला है, इलेक्शन कमीशन का मामला है, बात हो चुकी है ना मियां जावेद साहब, मगर आपने उसको ओपन करना है ना जी, जीआईटी के ऊपर। नहीं, हमने नहीं किया, कोर्ट ने करना है। हाँ, मगर आप इजाजत देंगे पाबंद किया, हम चाहते हैं करें, लेकिन इनका भी साथ किया जाए। ये तो कोई तरीका नहीं कि एक को किया जाए। शाही सैयद साहब, जीआईटी की प्रोसीडिंग्स ओपन होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि इस मुल्क में मैं खुलासा सुनाना चाहता हूँ, इस मुल्क में कभी एहतसाब के लिए जब भी हुआ है, इंतकाम के लिए एहतसाब हुआ है। अब भी जो हो रहा है आपको मिलना कुछ भी नहीं है। जिस मुल्क में करेंसी की जो नोट है वो टंकी में से निकल जाए, मशीन तक जाए, वो बंदा छूट जाए। यहाँ सामने हीरोइन पकड़ लेता है और 2 दिन बाद लिबर्टी रिपोर्ट में वो आठा बन जाता है। इस जहाँ पे 212 मर्डर करके जावेद बुंदा वो आकर के बाइज्जत भरी हो जाता है। जिस मुल्क में आसिफ जरदारी को 12 साल 11 साल जेल में रख के 18 साल बाइज्जत भरी हो जाता है। इस मुल्क में 462 अरब रुपए का दावा कर लेता है और फिर उसके बाद वो बाइज्जत भरी हो जाता है। भाई खुदा को मानो, मुझे तो इस मुल्क से कोई तवक्को इंसाफ की नहीं कि यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, किसी को नहीं हो रहा। जिसकी भी दुम उठाओ, जिसकी भी, मैं बोल सुनो, जिसकी भी दुम उठाओ मादी है। यहाँ कौन सही है, किसका हिसाब सही है? एक बंदा बोल रहा है मैं 3 एफिडेविट दे चुका हूँ, जो चौथा एफिडेविट दे रहा हूँ वो सही है और 3 गलत है। ये कोई मुल्क है? ये कोई इंसानियत है? मगर, तो ड्रामे। मगर हमने दुरुस्त तो कहीं ना नहीं, ये दुरुस्त होने का कौम ही नहीं है। ये कैसे कौम? ये जो खालिद साहब, जो लोग मजहब को इस्तेमाल करके बेच दे, फिर उसे क्या करोगे? ये जो जिहाद कर रहा था, आज रज़ुल फसाद क्यों बोले हो? ये जब हमने बोला कि जिहाद नहीं फसाद है तो हमें तो काफिर गद्दार कहा था, आज तुम रज़ुल फसाद क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो कि वो बात हमने नहीं मानी, आज हमारी बात पे आप आ गए। इस मुल्क में भाई जो भी सही काम करेगा, ये सही कह रहा है, जो बंदा सही काम करेगा वो चौरंगी पे खड़ा करके वो इबरत मुकाम बनाएगा। इस मुल्क में सही काम कोई कर ही नहीं सकता। एहतसाब मुल्क के लिए नहीं होना है, ये एहतसाब इंतकाम के लिए हो रहा है। और बाकी मुझे बताओ 70-72 के सेंचुरी में कब जो था कि आपका स्टेट बैंक किसी को पैसे देता कि लेके जाता, वहां तो 200 रुपए मिलते थे, $200 प्रीपान करना पड़ता, स्टेट बैंक जाना पड़ता था। तो उस जमाने में लाखों करोड़ों रुपए कैसे बाहर गए? कोई भाई अगर ये यहाँ जिसकी भी कारोबार बाहर है, ये सब काले है। मुझे गोरा बताओ। मुझे ये बताइए रुबीना साहिबा, जिस तरह की एक मायूसी का इजहार कर रहे हैं, उस तरह आपके जो एक सेनेटर हैं, कॉलीग हैं, सेनेटर फरतुल्लाह बाबर, उन्होंने एक सवाल उठाया सेनेट के अंदर। उन्होंने कहा कि जी सारी मुकद्दस गाय की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और बात हुई न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्या अब्दुल कदीर खान ने अकेली ही ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की है? अब जब ये अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम शुरू हुआ है, क्या आप समझती हैं कि जितनी भी मुकद्दस गायें वो सब इसकी जद में आनी चाहिए या आएंगी? देखिए, मैं फरतुल्लाह बाबर साहब की बात से बिल्कुल 200% एग्री करती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी जब अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगी, सेलेक्टिव होगी, तो फिर इस तरह के शकूक व शुबहात जिस तरह और मायूसी की जो बातें हैं जिस तरह शाही सैयद साहब कर रहे हैं, ये वो ज़रूर होंगी। लेकिन अगर मुझे मालूम हो कि कानून मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, शाही सैयद साहब के लिए भी वही है, तो फिर जो है जब मुझसे पूछताछ होगी तो दायरा कार ज्यादा खुला वसी करना चाहिए। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही इसके अंदर आना चाहिए या और इदारे भी आने? लेकिन इट हैज टू बिगिन फ्रॉम समवेयर। फिर ये मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि जी नहीं इसका नहीं तो मेरा नहीं तो उसका क्यों नहीं किया, लेकिन इट हैज टू बिगिन। अब शुरू हुआ है तो मैं बिल्कुल आपकी बात जो आपने फरतुल्लाह बाबर साहब को कोट किया कि इतनी बड़ी जो टेक्नोलॉजी थी, आखिर वो
एक बंदे फर्द वाहिद का तो तरीका काम नहीं हो सकता ना, तो उसको भी ये इससे जब फारग हो कम से कम एक चीज वाइंड अप हो जाए, फिर देयर आर लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड। मगर बहुत सारे सवालात पूछे भी गए हैं, आपको सबको याद होगा ताहिरुल कादरी साहब आए थे, फिर वापस चले गए, अब फिर वापस आ चुके हैं नाजरीन, और उन्होंने बयान दिया है JIT के हवाले से, वो आपको सुनवा देती हूँ और फिर इनसे पूछती हूँ कि ताहिरुल कादरी साहब जब आते हैं तो कोई ना कोई पीछे मायना जरूर होता है, वो क्या मायने ये हम देखेंगे इस बयान के बाद। ये सारा एक प्लॉट है, ये पूरा फिल्म का जिस तरह एक लिखा जाता है मजमून, ये उसके मजमून का हिस्सा है। वो तनकीद करेंगे तो ये JIT गैर जानिबदार और बड़ी सही JIT साबित होगी, उसको गालियां निकालेंगे, जुल्म करार देंगे, ज्यादती हो रही है, तनकीदें करेंगे, ताकि JIT का जब फैसला आए तो ये कह सके देखे कि हमारे खिलाफ JIT ने इतना जुल्म किया, हम तनकीदें करते रहे, हमारी मुखालिफ थी, लेकिन उसके बावजूद देखो उन्होंने इनका इलेक्शन का नारा तैयार करना है JIT ने, ये वो नारा लेकर इलेक्शन में निकलेंगे। JIT इनकी इलेक्शन कैंपेन को तैयार कर। जी फैसल वाडा साहब, ये आपके कजन है, मैं आती हूँ आपकी जाने। फैसल वाडा साहब, इनको ताहिरुल कादरी साहब और उनकी जमात को आपके कजन जमात कहते थे, क्या आप भी यही राय रखते हैं कि JIT जो है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन नारे को तैयार कर रही है? मुनीजा साहिबा, देखिए ताहिरुल कादरी साहब इज नॉट रेलेवेंट टू मी एट द मोमेंट। मेरे लिए शाहिद सईद साहब की बात बड़ी काबिल इज्जत भी है, और मैं एज एन इंडिविजुअल शाहिद सईद साहब की सारी बातों से इंडोर्स करता हूं कि कभी इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं हुआ, कभी किसी को पकड़ा नहीं गया, कातिल छूटे गए, पैसे वाले बाहर निकल गए,